स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 9 अर्थशास्त्र की किताब है आपकी। ये इसका है पाठ 3 निर्धनता एक चुनौती। तो बच्चों, आप वैसे तो शीर्षक से समझ गए होंगे कि निर्धनता क्या चीज़ है, वो हमारे लिए कैसे एक चुनौती बनी, इसके बारे में हम इस पाठ में पढ़ेंगे। तो जब मध्यकाल था बच्चों, तब हमारे भारत देश को क्या कहा जाता था? सोने की चिड़िया कहा जाता था भारत देश को। तो जब हमारे यहाँ पर, जैसे आपने देखा था कि जैसा कि आपने अभी तक पढ़ा है कि हमारे यहाँ पर मुगलों ने भी शासन किया, ब्रिटिश सरकार ने शासन किया। तो जब मुगल शासक हमारे यहाँ पर राज्य कर रहे थे, शासन कर रहे थे, उनमें थे मोहम्मद गजनबी, मोहम्मद गोरी, तैमूरलंग, नादिर शाह और अहमद शाह अब्दाली। तो इन लोगों ने क्या किया था? भारत को जमकर लूटा था। यहाँ पर, हमारे यहाँ पर इतना सब कुछ था जो कि इन लोगों ने लूटा था। और फिर जब इन मुगल शासकों की लूट खत्म हुई तो अंग्रेजों ने जो है भारत की पूरी अर्थव्यवस्था को जो है अपने कब्जे में ले लिया और उसको भी बहुत ही जो है बुरी हालत में पहुंचा दिया, क्योंकि वो लोग यहाँ से पैसा जो है वहाँ कहाँ भेज रहे थे? अपने ब्रिटेन में, इंग्लैंड में। यहाँ का जो पैसा था, जितनी उनको यहाँ पर ज़रूरत होती थी वो रखते थे और बाकी का पैसा वो बाहर अपने देशों में भेज देते थे। तो बच्चों, फिर जिसके कारण क्या हुआ? हमारा भारत देश निर्धन होता चला गया। तो अब आप इस पाठ में यही सब पढ़ेंगे। तो हम इसका अवलोकन देखें। इस अध्याय में जो है निर्धनता के विषय में चर्चा की गई है, जो स्वतंत्र भारत के सम्मुख क्या है? एक बहुत ही कठिन चुनौती है। अब जैसे अगर आप उदाहरण देखेंगे तो, और हम इस समस्या पर जब चर्चा करेंगे तो यह जो पाठ है हमारा, हमें सामाजिक विज्ञान में निर्धनता के प्रति दृष्टिकोण की भी हमें चर्चा करता हुआ दिखाई देगा। तो बच्चों, भारत और विश्व में निर्धनता की प्रवृत्तियों को निर्धनता रेखा की अवधारणा के माध्यम से जो है हमें समझाया गया है। निर्धनता के कारण सरकार द्वारा किए गए निर्धनता निवारण के उपायों की भी हम चर्चा करेंगे और फिर उसके बाद निर्धनता की आधिकारिक अवधारणा को मानव निर्धनता तक विस्तृत करके हम यह पाठ जो है समाप्त करेंगे। तो जब हमारे देश में बच्चों कुटीर उद्योग समाप्त हो गए थे, कृषि क्षेत्र में जो है वो नए नए प्रयोग करने से क्या हो रहा था? बेरोजगारी बढ़ रही थी और राज रजवाड़े और जमींदार को छोड़कर देश की जो बहुत अधिक जनता थी वो क्या हो गई थी? निर्धन हो गई थी। तो अब हम इस पाठ में इन सब विषयों की चर्चा करेंगे। अब आप परिचय देखिए। हम अपने दैनिक जीवन में अनेक ऐसे लोगों से मिलते हैं जिनके बारे में हम सोचते हैं कि वो गरीब हैं, निर्धन हैं। कैसे गरीब हैं? तो वो लोग कैसे गरीब हुए, हम उसके बारे में सोचने पर मजबूर हो ही जाते हैं। ऐसा आपके साथ भी होता होगा, जब आप राह पर चलते हुए किसी फ़कीर को देखते हैं, कोई भीख मांग रहा है और आप फिर उसको देखते हैं तो आपके दिल में एक बार तो आता होगा ना कि ये क्यों भीख मांग रहा है, इसको ऐसी क्या ज़रूरत है। तो आप देखो आगे, वे गांवों के भूमिहीन श्रमिक भी हो सकते हैं और शहरों की भीड़ भरी झुग्गियों में रहने वाले लोग भी। वे निर्माण स्थलों के दैनिक वेतनभोगी श्रमिक भी हो सकते हैं और ढाबों में काम करने वाले जो हैं बाल श्रमिक भी। वे चित्थड़ों में बच्चे उठाए भिखारी भी हो सकते हैं। हम अपने चारों ओर निर्धनता देखते हैं। वास्तव में देश का हर चौथा व्यक्ति निर्धन है।
इसका अर्थ यह है कि वर्ष 2011-12 में भारत में मोटे तौर पर 270 मिलियन या 27 करोड़ लोग निर्धनता में जीते हैं। इसका यह भी अर्थ है कि विश्व में भारत में सबसे अधिक निर्धनों का संकेंद्रण है। यह इस चुनौती की गंभीरता को दर्शाता है। तो बच्चों, इससे आप क्या समझे कि आप जब सड़क पर भीख मांगते हुए भिखारी को देखते हो, या जब किसानों की ज़मीन में फसल अच्छी नहीं होती है और उनके पास फिर पैसे नहीं बचते हैं, वो पैसे अपनी रोज़मर्रा की ज़रूरतों को पूरा करने में खर्च कर देते हैं, तो जिससे क्या होता है, वो लोग जो है निर्धन हो जाते हैं। इसके बाद जो झुग्गियों में लोग रह रहे हैं, जिनके पास रहने के लिए घर नहीं होते हैं, वो एक छोटे सा टेंट बनाकर अपनी ज़िंदगी उसमें गुजारते हैं। और आपने देखा होगा कि रोज़मर्रा जैसे जब किसी भी बिल्डिंग की इमारत, कोई भी इमारतें बन रही होती हैं, तो वहाँ पर जो लेबर है काम कर रही होती है, वो क्या करती है, फिर जो है वहीं पर ही अपने रहने का आश्रय ढूंढ लेती है, क्योंकि उनको रोज़ वहाँ वो मेहनत करते हैं, तो रोज़ शाम को उनको पैसे मिल जाते हैं, वो उन्हीं पैसों से अपनी गुजर बसर करते हैं। तो आपने देखा कि 2011-12 में भारत में मोटे तौर पर कितने लोग निर्धनता में जीते थे? 270 मिलियन या 27 करोड़ लोग कौन थे? निर्धन। तो इसका अर्थ क्या है कि विश्व में भारत में सबसे अधिक निर्धन जो था उस टाइम पे था। यह चुनौती हमारे लिए क्या थी? बहुत ही गंभीर थी। अब आप आगे देखेंगे निर्धनता के दो विशिष्ट मामले क्या हैं? शहरी निर्धनता, पहला उसमें आता है आपका शहरी निर्धनता। 33 वर्षीय राम सरन झारखंड में रांची के निकट गेहूं की एक मिल में दैनिक श्रमिक के रूप में काम करता है। जब कभी उसे रोजगार मिलता तो वह एक महीने में लगभग 1500 रुपये कमा लेता। यह 6 सदस्यों को परिवार को चलाने के लिए पूरे नहीं है, जिसमें उसकी पत्नी और 6 माह से 12 वर्ष तक की आयु के 4 बच्चे शामिल हैं। उसे रामगढ़ के समीप जो है गांव में रह रहे अपने बूढ़े माता पिता के लिए भी पैसा भेजना पड़ता है। अब देखो, अब जो व्यक्ति 1500 रुपये महीना कमा रहा है, वो कैसे 6 जनों का जो है परिवार का भरण पोषण करेगा? उसके साथ साथ जो उसके माता पिता दूसरे गांव में रहते हैं, वहां पर उनको वो कैसे पैसे भेजेगा? तो इसी तरह से वो लोग कितने निर्धन हैं। आप यहाँ से आपको पता लग जाएगा कि दिन रात मेहनत करने के बाद भी उसको अगर 1500 रुपये मिलते हैं, तो वो 1500 रुपये में 30 दिन का गुजारा वो कैसे करेगा? अब आप यहाँ पर जैसे आप ये चित्र देख रहे हैं, इस चित्र में क्या है? मकान का एक व्यक्ति जो है लेबर का काम कर रहा है। आप देख रहे हैं कि किस तरह से वो ट्रक में से माल उतार रहा है। दूसरी तरफ आप देखोगे उसमें क्या है? मकान का किराया अदा करने के पश्चात गांव में बूढ़े माता पिता के लिए उसके पास कोई भी पैसा नहीं बचता है। और एक और चित्र में एक बच्चे को गोदी में उठाया हुआ है, तो उसमें देखिए, अम्मा आप देर से आई हो, भैया बिना खाना खाए ही काम पर चले गए। अब देखो वो कैसे चाय की दुकान पर जो है वो चाय बेच रहा है। तो ये है राम सरन की कहानी और उसका दृश्य आपने देखा। अब हम आगे देखेंगे, उसके भूमिहीन श्रमिक पिता अपने जीवन निर्वाह के लिए राम सरन और हजारीबाग में रह रहे उसके भाई पर निर्भर हैं। राम सरन शहर के बाहरी क्षेत्र में स्थित भीड़ भरी बस्ती में किराए पर एक कमरे के मकान में रहता है। यह ईंटों और मिट्टी के खपड़ों से बनी एक काम चलाऊ
झोपड़ी है। उसकी पत्नी संता देवी कुछ घरों में अंशकालिक नौकरी का काम करती है और 800 रुपये कमा लेती है। वे दिन में 2 बार दाल और चावल का अल्प भोजन जुटा लेते हैं, पर यह उन सब के लिए पर्याप्त नहीं होता। उसका बड़ा बेटा परिवार की आय में वृद्धि के लिए एक चाय की दुकान पर काम करता है और वहाँ से वो 300 रुपये कमा लेता है। उसकी 10 साल की जो बेटी है वो बच्चों की देखभाल करती है। कोई भी बच्चा जो है स्कूल नहीं जाता है। उनमें से प्रत्येक के पास 2 जोड़े फटे पुराने कपड़े ही हैं। नए कपड़े तभी खरीदे जाते हैं जब पुराने बिल्कुल पहनने योग्य नहीं रहते। जूते पहनना विलासिता है। छोटे बच्चे जो हैं वो अल्प पोषित रहते हैं। जब वो बीमार होते हैं तो उन्हें कोई भी चिकित्सा की सुविधा नहीं मिलती। तो देखो बच्चों, किस तरह से जो है यह परिवार मेहनत करके और पैसे कमा रहा है। पिता तो 1500 रुपये कमा रहे हैं और उनकी जो माँ है वो लोगों के घर में जाकर काम करती है और जिसके बदले में उसको क्या मिलता है, 800 रुपये महीना। और फिर उसके बाद उसका जो भाई है वो किसी चाय की दुकान में काम करता है, तो वहाँ पर उसको कितने मिलते हैं, 300 रुपये। तो इतने पैसों में जो है वो कैसे अपनी ज़िंदगी बिता रहे हैं, जिसमें उन्हें जिस घर में वो रहते हैं ईंटों का ही तो कमरा है, उसका किराया भी देना है, पूरे महीने खाना भी है, और अगर कोई बीमार हो जाता है तो उसके लिए दवाई खरीदने की भी उनके पास पैसे नहीं बचते हैं, और जो पैरों में पहनने के लिए मिलता है वो पहन लेते हैं। उनके पास तो जूते खरीदने के भी पैसे नहीं हैं। तो कितनी बुरी हालत में वो परिवार जो है मेहनत करके अपना जीवन व्यतीत कर रहा है। अब आप देख सकते हैं, और उनके बच्चे जो हैं वो तो स्कूल जाने के बजाय जो है अपने घर में बैठ रहे हैं। अब यहाँ पर एक आप चित्र देख रहे हैं, उसमें क्या है, 2 लोग खेतों में काम कर रहे हैं और वो क्या कह रहे हैं, क्या कभी मैं अपने परिवार के लिए नए कपड़े खरीद सकूंगा। देखो, एक निर्धन जो व्यक्ति है जिसके पास अपना पेट भरने का भी पैसा नहीं है, वो किस तरह से जो है काम करते वक्त सोचता है कि क्या कभी मैं अपने जो है बच्चों के लिए नए कपड़े भी खरीद पाऊंगा या नहीं। अब आप देखो, ग्रामीण निर्धनता। अब ये एक और ग्रामीण की कहानी है। लखा सिंह उत्तर प्रदेश में मेरठ के पास एक गांव में रहने वाला है। उसके परिवार के पास कोई भूमि नहीं है, इसीलिए वह बड़े किसान के लिए छोटे मोटे काम करता है। काम अनियमित होता है और आय भी वैसी ही होती है। कई बार उसे पूरा दिन की मेहनत के बदले 50 रुपये मिलते हैं, लेकिन पराए खेतों में पूरे दिन मेहनत करने के बाद उसे वस्तु के रूप में कुछ किलोग्राम गेहूं, दाल या थोड़ी सी सब्जी ही मिल पाती है। 8 सदस्यों का परिवार हमेशा 2 वक्त का भोजन भी नहीं जुटा पाता। लखा सिंह जो है गांव के बाहर एक झोपड़ी में रहता है। परिवार की महिलाएं पूरा दिन खेतों में चारा काटने और खेतों से जलाने के लिए लकड़ियां बीनने में ही गुजार देती हैं। उसके पिता की जो तपेदिक के मरीज थे, चिकित्सा के अभाव में 2 वर्ष पूर्व ही मृत्यु हो गई। उसकी माँ अब उसी बीमारी से ग्रस्त है। उसका जीवन भी धीरे धीरे खत्म हो रहा है, क्षीण हो रहा है। यद्यपि गांव में एक प्राथमिक विद्यालय है, लखा कभी वहां नहीं गया। उसे 10 वर्ष की उम्र से ही कमाना शुरू करना पड़ा। नए कपड़े खरीदना कुछ वर्षों में ही संभव हो पाता है। यहाँ तक कि परिवार के लिए साबुन और तेल भी क्या है, एक विलासिता है। अब ये देखो, अब वो तो एक शहर में रहने वाले की कहानी थी, झारखंड के शहर में रहने वाले जो है राम सरन की कहानी थी, और ये कहानी आपकी जो है गांव में रहने वाले लखा सिंह की कहानी है। तो वो गांव में रहता है
तो क्या करता है, जो बड़े ज़मींदार हैं उनके यहाँ काम करता है, मेहनत करता है पूरा दिन, तो कभी उसको वहाँ से रोज़ के 50 रुपये मिल जाते हैं, तो कभी उसको गेहूँ, चावल, दाल, सब्जी, ऐसी चीज़ें, वस्तुएं वो दे देते हैं। तो जिससे क्या है, उसकी गुजारा करना उसके लिए भी कितना ही मुश्किल है। तो इतनी मेहनत करने के बाद, और उनके घर की जो औरतें हैं वो भी चारा काटती हैं, खेतों से लकड़ियां बीन के ले आती हैं, ताकि वो अपनी उस लकड़ियों से घर का चूल्हा जला सकें। और वो सब भी कितनी मेहनत कर रहे हैं, आप देख रहे हो। इतनी मेहनत करने के बाद भी उनके पास जो है पैसों की कमी है। अब उनकी जो पिताजी हैं वो भी एक मरीज थे तपेदिक के, जो कि उनको जब पूरी चिकित्सा नहीं मिली तो उनकी मृत्यु हो गई। अब उनकी जो माँ है वो भी इसी बीमारी से ही जूझ रही हैं। तो ये जो परिवार है ये भी कितनी ही मुश्किल से जो है अपना जीवन गुजार रहा है। और देखो, साबुन और तेल इनके लिए क्या है, बहुत महंगी वस्तुएं हैं। इनको अगर भरपेट खाना मिल जाए, इनके लिए वो प्राथमिकता है। साबुन, तेल, शैम्पू, ये सब चीज़ें तो इनके लिए बहुत दूर की बात है। और दूसरी बात, कपड़े, कपड़े भी ये सोचते हैं कि हम कब पहनेंगे, कब हम नए लेंगे। वो भी इनके लिए कपड़े खरीदना भी एक बहुत बड़ी विलासिता है। निर्धनता के उपरोक्त मामलों का अध्ययन करें और निर्धनता से संबंध निम्नलिखित मुद्दों पर चर्चा करें। और ये निर्धनता से जो मामले हैं वो कौन से हैं? भूमिहीनता, बेरोजगारी, परिवार का आकार, निरक्षरता, खराब स्वास्थ्य, कुपोषण, बाल श्रम और असहायता। ये सब जो बातें हैं वो किसको दर्शाती हैं? निर्धनता को। जब भूमि नहीं है, आपके पास जगह नहीं है, तो आप जिसकी भी जगह पर रहोगे तो उसका किराया आपको देना पड़ेगा। आपके पास अगर काम नहीं है तो आप क्या हैं? बेरोजगार हैं। आपका परिवार बड़ा है, परिवार का आकार, अब जैसे परिवार में 8 से 10 लोग हैं तो वो परिवार क्या हुआ? बड़ा हुआ। उनके पास जो है धन कमाने के लिए नहीं है पैसे, तो वो गरीब हो जाएंगे। और उनका जो है कि जितने लोग भी काम करेंगे तो ये तो नहीं है कि वो मेहनत मजदूरी करके ही अपने परिवार का पेट भरेंगे। निरक्षरता मतलब पढ़ने के लिए वो उनको भरपेट भोजन ही नहीं मिल रहा है, तो वो पढ़ाई पर पैसा कहाँ से खर्च करेंगे? जिससे क्या हो जाता है, फिर उनका जो स्वास्थ्य है वो खराब होता है। भूख गरीबी के कारण वो क्या हो जाते हैं? कुपोषण का शिकार हो जाते हैं। छोटे बच्चों को ही जो है काम पर जाकर काम करना पड़ता है और उनको उनकी कोई भी सहायता नहीं करता है, वो असहाय हो जाते हैं। अब आपने 2 कहानियां देखी और पढ़ी। एक तो थी बच्चों रामशरण की, जो झारखंड में रांची में रहता था, और दूसरी आपने देखी लखा सिंह, जो उत्तर प्रदेश में मेरठ के गांव में रहता था। तो दोनों को पढ़ने के बाद आपने निर्धनता के बहुत सारे उसमें जो है बातें देखी कि वो किस तरह से निर्धन है। वे दर्शाते हैं कि निर्धनता का अर्थ जो है वो क्या है? भूखमरी और आश्रय का न होना। यह एक ऐसी स्थिति है जब माँ बाप अपने माता पिता अपने बच्चों को जो है वो विद्यालय नहीं भेज पाते, और जब कोई बीमार हो जाता है परिवार का सदस्य तो वो उसका इलाज नहीं करवा पाता। तो निर्धनता का अर्थ जो है उसका क्या है? मेन स्वच्छ जल और सफाई सुविधाओं का अभाव भी है। इसका अर्थ नियमित रोजगार की कमी भी है और न्यूनतम शालीनता स्तर का अभाव भी है। अतः इसका अर्थ है असहायता की भावना के साथ जीना। आप देखो, अगर आपके पास घर नहीं है, घर नहीं होगा तो आप कहीं सड़क पर रह रहे होगे, या जो भी आपको शेड दिखाई देगा वहाँ रह रहे होगे। उसके साथ साथ आपको पीने के लिए अच्छा पानी नहीं मिलेगा, साफ जल नहीं मिलेगा। साफ जल नहीं पियोगे तो आप रोज़ बीमार रहोगे। कहीं से भी आप पानी लेके पी रहे हो, और जैसी जगह पर रह रहे हो वहाँ पर सफाई
ही नहीं है। जो व्यक्ति एक घर में रहता है, चाहे वो घर मिट्टी का बना हो या खाली ईंटों का बना हो, वो उस घर को कितना साफ सुथरा रखेगा, पानी भर कर रखेगा, तो उस पानी को ढक कर रखेगा, जिससे क्या होगा, बीमारी नहीं पैदा होगी। तो यह जो बातें हैं हर व्यक्ति के जीवन में बहुत ही ज़्यादा क्या है, महत्वपूर्ण होती हैं। अब आप आगे देखोगे, आगे है निर्धन लोग ऐसी स्थिति में रहते हैं जिसमें उनके साथ खेत, कारखाने, सरकारी कार्यालय, अस्पताल, रेलवे स्टेशन और लगभग सभी स्थानों पर दुर्व्यवहार होता है। स्पष्ट है कि कोई भी निर्धनता में नहीं जीना चाहता। अब जैसे आपके पास पैसे नहीं है इलाज कराने, आप अगर हॉस्पिटल चले जाते हैं तो वहाँ पर भी डॉक्टर आपसे तू तड़क से आपके कपड़ों को देखकर किस तरह से बात करते हैं। कोई आपके साथ सिंपैथी नहीं दिखाता है, सद्भावना नहीं दिखाता है। दूसरी बात, आप रहने के लिए स्टेशन पर मजबूर हो जाते हैं या कहीं भी ऐसे स्थान पर सोते हैं तो कोई ना कोई आकर आपको उठा देगा, ये सोने की जगह नहीं है, यहाँ से चले जाओ, ये रहने की जगह नहीं है, यहाँ से उठकर चले जाओ। आपने ऐसा कई बार देखा भी होगा अपनी आँखों से। जब आप बाहर जाते हैं तो वहाँ पर किस तरह से जो है पुलिस लोगों को हटा रही होती है कि ये जो जगह है लोगों के आने जाने की है, यहाँ पर घर नहीं बसाना। देखा होगा आपने कई बार टीवी में भी, झुग्गियों की झुग्गियां सरकार ख़त्म कर देती है कि सरकारी ज़मीन पर आपने कैसे टेंट बनाकर आप रह रहे हो। तो यह सब चीज़ें जो हैं लोगों को साथ दुर्व्यवहार को मजबूर करती हैं और कोई भी व्यक्ति है वो ऐसा जीवन जीना नहीं चाहता। तो आपने करोड़ों लोगों को दयनीय निर्धनता से बाहर निकालना जो है वो क्या था, स्वतंत्र भारत के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती थी। महात्मा गांधी ने हमेशा इस पर बल दिया कि भारत सही अर्थों में तभी स्वतंत्र होगा जब यहाँ का सबसे निर्धन व्यक्ति भी मानवीय व्यथा से मुक्त होगा। देखो गांधी जी ने कितनी बड़ी बात की कि हम तब स्वतंत्र होंगे जब हमारे यहाँ पर अगर कोई निर्धन व्यक्ति है तो उसके साथ जो है सब अच्छा व्यवहार करेंगे और वो इन सब चीज़ों से मुक्त होगा। अब आप आगे देखो, सामाजिक वैज्ञानिकों की दृष्टि में निर्धनता। जब सामाजिक वैज्ञानिक हैं वो उनकी दृष्टि में जो है निर्धनता क्या है। चूंकि निर्धनता के अनेक पहलू हैं, सामाजिक वैज्ञानिक उसे अनेक सूचकों के माध्यम से देखते हैं। सामान्यतः प्रयोग किए जाने वाले सूचक वे हैं जो आय और उपभोग के स्तर से संबंधित हैं, लेकिन अब निर्धनता को निरक्षरता स्तर, कुपोषण के कारण, रोगी प्रतिरोधी क्षमता की कमी, स्वास्थ्य सेवाओं की कमी, रोजगार के अवसरों की कमी, सुरक्षित पेयजल एवं स्वच्छता तक पहुंच की कमी आदि जैसी अन्य सामाजिक सूचकों के माध्यम से भी देखा जाता है। सामाजिक अपवर्जन और असुरक्षा पर आधारित निर्धनता का विश्लेषण अब बहुत सामान्य होता जा रहा है। अब आप देख सकते हैं कि किस तरह से सामाजिक वैज्ञानिकों की दृष्टि में निर्धनता क्या थी। अब आपने पढ़ा, आपको क्या समझ आया? हमने इसमें यह समझा कि जब व्यक्ति निर्धन होता है, उसके पास पैसे नहीं होते हैं। मेन साफ स्पष्ट शब्दों में आप ये समझो कि जब किसी व्यक्ति के पास पैसे नहीं होते हैं तो क्या होगा, वो पढ़ नहीं पाता, भरपेट भोजन नहीं कर पाता, अच्छा भोजन नहीं कर पाता, जिसके कारण वो कुपोषण का शिकार होता है। उसमें जो है बीमारियों से लड़ने की क्षमता कम हो जाती है, उसको जो है डॉक्टरी इलाज नहीं मिल पाता है और एक तो उसके पास क्या है, रोजगार के, उसको अगर जो इंसान पढ़ा लिखा नहीं होगा या उसके पास कोई काम करने का हुनर नहीं होगा
तो क्या होगा, वो कितना ही परेशान होगा। वो कहीं भी काम करने जाएगा तो उससे पूछा जाएगा कि आपको क्या काम आता है, तो उसके पास कोई जवाब नहीं होगा। और इसके साथ साथ उसके पास स्वच्छ रहने की जगह नहीं होगी, स्वच्छता का उसके पास कोई, क्योंकि उसके कपड़े मैले कुचैले होंगे। तो ये सब चीज़ें जो हैं व्यक्ति को और भी ज़्यादा परेशान करती हैं। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं सामाजिक अपवर्जन। सामाजिक अपवर्जन क्या है? इस अवधारणा के अनुसार निर्धनता को इस संदर्भ में देखा जाना चाहिए कि निर्धनों को बेहतर माहौल और अधिक अच्छे वातावरण में रहने वाले संपन्न लोगों की सामाजिक समता से अपवर्जित रहकर केवल निकृष्ट वातावरण में दूसरे निर्धनों के साथ रहना पड़ता है। तो सामाजिक अपवर्जन क्या है कि निर्धन लोगों को जो है अच्छे माहौल, अच्छे वातावरण में रहने के लिए जो है अच्छे लोगों की समता, जो अच्छे लोग होंगे वो उनको जो है बड़ी दूसरी नज़र से देखते हैं, जिसकी पीड़ा को जो है निर्धन व्यक्ति को सहन करना पड़ता है। सामान्य अर्थ में सामाजिक अपवर्जन निर्धनता का एक कारण और परिणाम दोनों ही हो सकते हैं। मोटे तौर पर यह एक प्रक्रिया है जिसके माध्यम से व्यक्ति या समूह उन सुविधाओं, लाभों और अवसरों से जो है अपवर्जित रहते हैं जिनका उपभोग दूसरे उनसे अधिक अच्छे करते हैं। इसका एक विशिष्ट उदाहरण भारत में जाति व्यवस्था की कार्यशैली है, जिस में कुछ जाति के लोगों को समान अवसरों से जो है अपवर्जित रखा जाता है। इस प्रकार सामाजिक अपवर्जन जो है लोगों की आय ही जो है बहुत कम नहीं करता, बल्कि यह इससे अधिक क्षति पहुंचाता है। अब जब आप किसी के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करोगे तो क्या होगा, वो व्यक्ति कितना परेशान हो जाएगा। वो कहेगा एक तो मेरे पास पैसे नहीं है, ऊपर मेरे साथ कोई अच्छा व्यवहार नहीं कर रहा है, तो उसका जो एक मनोबल है वो गिर जाता है, वो परेशान हो जाता है। तो हमें क्या है, हमारी जाति व्यवस्था को जो है हमें ठीक करना चाहिए कि लोग किसी को भी हीन भावना से ना देखें, उनके साथ दुर्व्यवहार ना करें। यह सब बातें जो हैं हमें ध्यान में रखनी चाहिए कि अगर जिसके पास पैसे कम हैं तो हमें उसकी मान सम्मान को कभी भी ठेस नहीं पहुंचानी चाहिए। अब देखो असुरक्षा। निर्धनता के प्रति असुरक्षा एक माप है जो किसी विशेष समुदाय जैसे किसी पिछड़ी जाति के सदस्य या व्यक्तियों जैसे कोई विधवा या शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्ति के भावी वर्षों में निर्धन होने या निर्धन बने रहने की अधिक संभावना जताता है। असुरक्षा का निर्धन परिसंपत्तियों, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के अवसरों के रूप में जीविका खोजने के लिए विभिन्न समुदायों के पास उपलब्ध विकल्पों से होता है। इसके अलावा इसका विश्लेषण प्राकृतिक आपदाओं जैसे भूकंप, सुनामी, आतंकवाद आदि मामलों में इन समूहों के समक्ष विद्यमान बड़े जोखिमों के आधार पर किया जाता है। अतिरिक्त विश्लेषण क्या है? इन जोखिमों से निपटने के लिए उनकी सामाजिक और आर्थिक क्षमता के आधार पर किया जाता है। वास्तव में जब भी सभी लोगों के लिए बुरा समय आता है, जैसे बाढ़ आ गई, भूकंप आ गया या नौकरियों की उपलब्धता में कमी, दूसरे लोगों की तुलना में अधिक प्रभावित होने की बड़ी संभावना का निरूपण ही असुरक्षा है। असुरक्षा कैसे है? अब असुरक्षा से आप क्या समझे? कोई अपनी मर्जी से गरीब नहीं होता है। जैसे अब आपने देखा, आपने इसको पढ़ा कि अचानक से बाढ़ आ गई, सुनामी आ गई, तूफान आ गए, तो क्या होता है, बहुत कुछ नष्ट हो जाता है। कितनी बिल्डिंगें गिर जाती हैं, कितने जो हैं घर पानी में बह जाते हैं, तो जो कारोबार है वो ख़त्म हो जाता है। तो क्या होता है, उससे
जो है, एक तो लोग बेरोजगार हो जाएंगे, कब वो मालिक को कहीं से मुआवजा मिलेगा, वो दोबारा से इमारत खड़ी करेगा और लोगों को काम देगा, कब से वो कारखाने लगेंगे या मशीनें ठीक होंगी। ये सब चीज़ें देखो व्यक्ति के जीवन में एक बहुत बड़ा महत्व रखती हैं। तो आपने कई बार ही सुना होगा, जब सुनामी आई थी, कितने घर बह गए थे गुजरात में, कितना भारी नुकसान हुआ था। तो वो सब नुकसान भी क्या है, वो तो एक प्राकृतिक आपदा के अंदर आ गए जिसमें लोग जो हैं निर्धन हो गए। तो ऐसे बहुत सी जो बातें हैं हमारे जीवन को जोखिमों में डाल देती हैं, हम जिसकी वजह से क्या होते हैं, परेशान हो जाते हैं। जैसे कई बार अचानक किसी का एक्सीडेंट हो गया, किसी की मृत्यु हो गई, तो जो वो लोग हैं वो कितने ही परेशान हो जाते हैं। उनका जैसे कोई कमाने वाला होता है वो नहीं रहता है, तो वो लोग एक निर्धन रेखा में आ जाते हैं, निर्धनता की बोझ के तले वो दब जाते हैं। तो बच्चों, यह सब बातें जो हैं, आपने देखा कि निर्धनता जो है एक चीज़ पर नहीं है, वो बहुत सी चीज़ों पर जो है निर्भर है। अब आप देखेंगे आगे निर्धनता रेखा। निर्धनता पर चर्चा के केंद्र में सामान्यतः निर्धनता रेखा की अवधारणा होती है। निर्धनता के आकलन की एक सर्वमान्य सामान्य विधि आय अथवा उपभोग स्तरों पर आधारित है। किसी व्यक्ति को निर्धन माना जाता है यदि उसकी आय या उपभोग स्तर किसी ऐसे न्यूनतम स्तर से नीचे गिर जाए जो मूल आवश्यकताओं के एक दिए हुए समूह को पूर्ण रूप के लिए आवश्यक है। मूल आवश्यकताओं को पूर्ण करने के लिए आवश्यक वस्तुएं विभिन्न कालों एवं विभिन्न देशों में भिन्न है। अतः काल एवं स्थान के अनुसार निर्धनता रेखा भिन्न हो सकती है। प्रत्येक देश एक काल्पनिक रेखा का प्रयोग करता है जिसे विकास एवं उसके स्वीकृति न्यूनतम सामाजिक मानदंडों के वर्तमान स्तर के अनुरूप माना जाता है। उदाहरण के लिए अमेरिका में उस आदमी को निर्धन माना जाता है जिसके पास कार नहीं है, और जबकि भारत में अब भी कार रखना क्या है, एक विलासिता समझी जाती है। हमारे यहाँ पर देखो और अमेरिका में देखो, अमेरिका में किस व्यक्ति को निर्धन माना गया है, जिसके पास कार नहीं है, और हमारे यहाँ पर कार रखना क्या है, अमीरों की बात है। एक स्पष्ट और सही वाक्य है इसके लिए कि हमारे यहाँ पर तो जो है कार रखना क्या है, अमीर लोगों की बात है, और अमेरिका में जो है जिनके पास कार नहीं है वो लोग गरीब हैं। अब निर्धनता रेखा देखो कैसे कैसे भिन्न है। आप समझ गए, हर देश में जो है निर्धनता की रेखाओं की अलग अलग वो जो है रेखा निश्चित हो गई है। भारत में जो है निर्धनता रेखा का निर्धारण करते समय जीवन निर्वाह के लिए हमारे पास क्या चीज़ों की आवश्यकता होनी चाहिए, खाने की, खाद्य आवश्यकता, पूरे कपड़े पहनने की, जूतों की, और ईंधन, जैसे आपके घर में गैस है या आप चूल्हे पर काम कर रहे हैं, आपके घर में लाइट है, या फिर आप अच्छे स्कूल में जा रहे हैं, आपके पास पूरी जो है चिकित्सा संबंधी आवश्यकताएं हैं। इन सब बातों को जो है निर्धनता रेखा का निर्धारण करते समय हमारे लिए ये सब बातें जो हैं, हमारे पास ये सब होना बहुत ज़रूरी है, तो हम उस रेखा के पार हैं। इन भौतिक मात्राओं को रुपए में उनकी कीमतों से दुगना कर दिया जाता है। निर्धनता का आकलन करते समय खाद्य आवश्यकता के लिए वर्तमान सूत्र वांछित कैलोरी आवश्यकताओं पर आधारित है। अब देखो खाद्य वस्तुएं भी कितनी प्रकार की हैं, ये नहीं कि आप 2 वक्त रोटी खा रहे हो, रोटी चाहे आप प्याज के साथ खा रहे हो या चार के साथ खा रहे हो, लेकिन अब खाद्य वस्तुएं कौन सी आपके लिए आवश्यक हैं जो आपके शरीर के लिए आपको भरपूर कैलोरीज दे रही हैं। जैसे अनाज है, दालें हैं, सब्जियां हैं, दूध है, तेल है, चीनी है,
ये सब चीज़ें अगर आपको रोज़ मिल रही हैं तो ये क्या है, आपकी शरीर की कैलोरीज को पूरा कर रही हैं। फिर उसके बाद आप देखेंगे आयु, लिंग, काम करने की प्रकृति के आधार पर भी कि हमारी कैलोरीज जो हैं वो बदलती रहती हैं। जैसे छोटे बच्चे को कितनी चाहिए होती है, उसके बाद बड़े व्यक्ति को कितनी चाहिए होती है, और जो मेहनत कर रहा है व्यक्ति, उसको कितनी कैलोरीज चाहिए। तो ये आपको, आप भी जब छोटे थे तो आप देखते थे, अगर आप एक रोटी भी पूरे दिन में खाते थे तो आपकी माँ खुश हो जाती थी कि आज हमारे बच्चे ने पूरा खाया, क्योंकि आपके लिए उस समय पर एक रोटी बहुत महत्व रखती थी कि आपने भर पेट खाना खाया। और जब आप बढ़ते चले जाते हैं, आपकी उम्र, अब जैसे आज आप 13-14 साल के हैं, तो आपकी मदर आपको क्या कहेंगी, आपको 2 रोटी सुबह खानी चाहिए, 2 दोपहर को, 2 रात को। अगर आप एक भी टाइम स्किप कर देते हैं, नहीं खाते हैं, तो माता पिता कितने परेशान हो जाते हैं, आज इसने खाना नहीं खाया है। और ये सब बातें जो हैं वो क्या है, हमारी उम्र के साथ साथ हमारे जो हैं खाने पीने के भी जो पूर्ति हैं वो बदलती रहती हैं। हमारी जो शरीर को जितनी ताकत चाहिए, वो कितनी कैलोरीज चाहिए, वो उस बात पर निर्भर करती हैं। अब जैसे भारत में स्वीकृति कैलोरी आवश्यकता ग्रामीण क्षेत्रों में कितनी होनी चाहिए, जो गांव में लोग रहते हैं, खेतों में काम करते हैं, मेहनत करते हैं, उनको 2400 कैलोरी जो है प्रति व्यक्ति प्रतिदिन उनको चाहिए। और जो शहरों में रहते हैं उनको 2100 कैलोरी प्रति व्यक्ति प्रतिदिन। जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोग जो हैं वो क्या करते हैं, मेहनत का काम करते हैं। और ग्रामीण क्षेत्रों में कैलोरी आवश्यकता जो है वो शहरों की तुलना में अधिक मानी गई है। अनाज आदि के रूप में इन कैलोरी आवश्यकताओं को खरीदने के लिए प्रति व्यक्ति मौद्रिक व्यय को कीमतों में वृद्धि को ध्यान में रखते हुए जो है समय समय पर क्या करा जाता है, संशोधित किया जाता है, मतलब घटाया बढ़ाया जाता है। तो इन सब बातों के आधार पर वर्ष जो है 2011 वर्ष 2012 में किसी व्यक्ति के लिए निर्धनता रेखा का निर्धारण ग्रामीण क्षेत्रों में 816 रुपये प्रति माह और शहरी क्षेत्रों में 1000 रुपये प्रति माह जो है वो था। तो कम कैलोरी की आवश्यकता के बावजूद शहरी क्षेत्रों के लिए उच्च राशि निश्चित की गई, क्योंकि शहरी क्षेत्रों में अनेक आवश्यक वस्तुओं की कीमतें अधिक होती हैं। इस प्रकार वर्ष 2011-2012 में ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाला 5 सदस्यों का जो एक परिवार है वो क्या है, निर्धनता रेखा के नीचे होगा, क्योंकि उसकी जो आय है वो कितनी है, 4080 रुपये हर महीने से कम है। तो इस प्रकार परिवार जो है, जो शहरी क्षेत्रों में है और मूल आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उसको कम से कम 5000 प्रति माह की आवश्यकता होगी। निर्धनता रेखा का आकलन जो है वो समय समय पर सामान्यतः हर 5 वर्ष प्रति दर्श सर्वेक्षण के माध्यम से जो है किया जाता है। यह जो सर्वेक्षण है राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन अर्थात नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन NSSO द्वारा किए जाते हैं। तथापि विकासशील देशों के बीच तुलना करने के लिए विश्व बैंक जैसे अनेक अंतर्राष्ट्रीय संगठन जो हैं निर्धनता रेखा के लिए एक समान मानक का प्रयोग करते हैं। जैसे आपने देखा ये $1.9 2011 PPP प्रति व्यक्ति प्रति दिन के समतुल्य न्यूनतम उपलब्धता के आधार पर है। तो आपको समझ में आया, ये जितने भी सर्वेक्षण हुए हमारे और जितने भी हमारे नेशनल और राष्ट्रीय सर्वेक्षण हुए हैं, जो ऑर्गेनाइजेशन थी उन्होंने देखा कि किस तरह से विकासशील देश के
लिए विश्व बैंक जैसे जो हैं अंतर्राष्ट्रीय संगठन निर्धनता के लिए क्या है, एक समान मापक का प्रयोग करते हैं। तो अब आप इन विषयों पर भी चर्चा कर सकते हैं, जैसे विभिन्न देश विभिन्न निर्धनता रेखाओं का प्रयोग क्यों करते हैं। तो आपने इन विषयों पर आप चर्चा कर सकते हैं। अब आप आगे देखेंगे, आगे है निर्धनता के अनुमान। जैसे कि आपने एक तालिका 3.1 से यह स्पष्ट है कि भारत में निर्धनता अनुपात में वर्ष 1993-94 में लगभग 45% से वर्ष 2004-2005 में 37.2% तक महत्वपूर्ण गिरावट आई है। वर्ष 2011-12 में निर्धनता रेखा के नीचे के निर्धनों का अनुपात और भी गिरकर 22% पर आ गया। यदि यही प्रवृत्ति रही तो अगले कुछ वर्षों में जो है निर्धनता रेखा से नीचे के लोगों की संख्या क्या होगी, 20% से भी नीचे आ जाएगी। तो देखो किस तरह से जो है कितनी हमारे यहाँ पर गिरावट आई है और कितनी आगे हो सकती है, इसके बारे में आप देखेंगे। जैसे कि निर्धनता रेखा से नीचे रहने वाले लोगों का जो प्रतिशत है वो पिछले 2 दशकों 1973 से 1993 में गिरा, और फिर निर्धन लोगों की संख्या जो है वो वर्ष 2004 से 2005 में 407 मिलियन से गिरकर कितनी हो गई, 270 मिलियन। वर्ष 2011-12 जिसमें औसतन गिरावट कितनी थी, 2.2%। और जो वर्ष 2004 से 2005 से और 2011 से 2012 के बीच में हुई है। अब ये देखो कि हमारे यहाँ पर निर्धनता रेखा से नीचे के लोगों का प्रतिशत जो है हर वर्ष कितना गिरावट में आया और कितना ऊपर गया, यह आपने इसमें देखा। अब जैसे ये आप तालिका देखोगे तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। अब इसमें आप देखिए वर्ष 1993-94 में ग्रामीण 507, शहरी ये क्या है आपका निर्धनता अनुपात प्रतिशत, शहरी 32%, योग आपका क्या हुआ 45%। निर्धनों की संख्या करोड़ में, ग्रामीण 329, शहरी 75, संयुक्त योग जो है वो 404। 2004-2005 में ये 42 ग्रामीण, 26 शहरी, 37 योग, 326 ग्रामीण, 81 शहरी और 407। 2009 से 2010 में 34 ग्रामीण, 21 शहरी और योग 30, और ग्रामीण 278, 76 शहरी और 355। 2011-2012 में 26 ग्रामीण, 14 शहरी, 22 योग हुआ। तो ग्रामीण कितने थे हमारे 217, 53 शहरी और 270। तो यह हमारा आर्थिक सर्वेक्षण है 2017 और 2018 का। तो अब इससे आप और भी आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो अब आप देखेंगे आगे असुरक्षित समूह। निर्धनता रेखा से नीचे के लोगों का अनुपात भी भारत में सभी सामाजिक समूहों और आर्थिक वर्गों में जो है वो एक समान नहीं है। जो सामाजिक समूह निर्धनता के प्रति सर्वाधिक असुरक्षित हैं वे जो हैं क्या है, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के परिवार हैं। इसी प्रकार आर्थिक समूहों में सर्वाधिक असुरक्षित समूह ग्रामीण, कृषि, श्रमिक परिवार और नगरीय अनियमित मजदूर परिवार हैं। निम्नलिखित आरेख 3.1 में इन सभी समूहों में निर्धन लोगों के प्रतिशत को दर्शाता है, जबकि निर्धनता रेखा के नीचे के लोगों का औसत जो है वो भारत में सभी समूहों के लिए 22 है। अनुसूचित जनजाति के 100 में से 43 लोग जो हैं वो क्या हैं, अपनी जो आवश्यकताएं हैं मूल उनको पूरा करने के लिए
पूरी तरह से असमर्थ हैं। इसी तरह जो लोग शहरों में रहते हैं, 34% जो अनियमित मजदूर हैं वो क्या हैं, निर्धनता रेखा के नीचे हैं। तो जो लगभग 34% अनियत कृषि ग्रामीण जो श्रमिक हैं वो 29% हैं। और अनुसूचित जातियां भी क्या है, निर्धन है। अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के सामाजिक रूप से जो है सुविधा वंचित सामाजिक समूहों को जो है आप देख सकते हैं कि का भूमिहीन अनियत दिहाड़ी श्रमिक होना उनकी दोहरी असुविधा की समस्या की गंभीरता को दिखाता है। हाल के कुछ अध्ययनों के ने दर्शाया कि 1990 के दशक के दौरान अनुसूचित जनजाति परिवार को छोड़कर अन्य सभी तीन समूह कौन से हैं बच्चों, इसमें आ गया अनुसूचित जाति, ग्रामीण कृषि श्रमिक और शहरी अनियमित मजदूर परिवार में जो है वो निर्धनता में कमी आई है। अब जैसे आपने यहाँ पर एक आरेख देखा है, ये आरेख आप देखो 3.1 भारत में निर्धनता जो है 2011 से 12 सर्वाधिक असुरक्षित समूह। इसमें आप देखेंगे ग्राफ बना हुआ है। इस वर्ग में प्रति 100 वर्ष में निर्धनता की संख्या, ठीक है, एक तरफ आप देख रहे हैं 0, 10, 20, 30, 40, 50, ये क्या है, प्रति 100 पुरुष में निर्धनता की संख्या। और दूसरी तरफ आप देखेंगे सामाजिक समूह एवं आर्थिक वर्ग, उसमें पहले क्या आता है, अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, भारतीय निर्धनता अनुपात, औसत, अनियत कृषि श्रमिक, ग्रामीण, अनियमित गैर कृषि श्रमिक, शहरी। तो आपने ये देखा अनुसूचित जाति जो है वो 40 और 50 के बीच में कितनी है, 43 है। तो अनुसूचित जाति 20 और 30 में क्या है, 29 है। फिर भारतीय निर्धनता अनुपात औसत 20 से 30 में 22 है। अनियत कृषि श्रमिक जो ग्रामीण हैं वो क्या है, 30 और 40 के बीच में 34 हैं। और वही श्रमिक शहरी जो हैं वो कितने हैं, 30 और 40 में 34। इनकी देखो ग्राफ सेम जा रहा है। अब आप आगे एक और चित्र देख रहे हैं, मैं शहर में भी पर्याप्त पैसा प्राप्त नहीं कर सकता, इतनी अनियमित आय में मैं अपने बच्चों को विद्यालय कैसे भेजूंगा। अब देखो एक परिवार में कितने बच्चे हैं, सभी लोग काम कर रहे हैं, उसकी माँ भी बूढ़ी है, बहन है, बेटी है, बीवी है, तो वो अपने कमाई से जो है किस तरह से इनका जो है भरपेट जो है वो करेगा। ये शिवरमन की कहानी है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे अभी। तो जो शिवरमन है वो कहाँ है, तमिलनाडु के क्रूर कस्बे के निकट एक छोटे से गांव में रहता है। करूर हथकरघा और बिजली करघा के अपने कपड़ों के लिए प्रसिद्ध है। गांव में 100 परिवार रहते हैं। जो शिवरमन है वो मोची जाति का है और अब वह 160 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से जो है खेतीहर मजदूर के रूप में काम करता है। लेकिन उसे यह काम वर्ष में मात्र 5 या 6 महीने मिलता है। अन्य समय में वह गांव में दूसरे छोटे मोटे काम करता है। उसकी जो पत्नी है शशिकला भी उसके साथ क्या करती है, काम करती है। लेकिन इन दिनों में उसे कभी कभी ही काम मिलता है। लेकिन यदि मिलता है तो उसी काम के लिए जो शिव रमन करता है उसे 100 रुपये प्रतिदिन मिलते हैं। और उसके परिवार में 8 जो सदस्य हैं। शिव रमन की 65 वर्ष की विधवा माँ बीमार है और प्रतिदिन के कामों में उसे सहायता की आवश्यकता पड़ती है। उसकी
25 वर्ष की एक अविवाहिता बहन है और उसके अपने 4 बच्चे हैं जिनकी आयु जो है वो 1 वर्ष से 16 वर्ष के बीच में है। उनमें से 3 लड़कियां हैं और सबसे छोटा क्या है, उसका बेटा है। कोई भी लड़की विद्यालय नहीं जाती है। लड़कियों के लिए विद्यालय की पुस्तकें और अन्य वस्तुएं जो हैं वो खरीदना क्या है, विलासिता है। विलासिता का मतलब आप समझते हो, विलासिता है कि बहुत महंगा है उनके लिए, यह है खरीदना उनके बस से बाहर है। फिर एक दिन उनकी शादी भी करनी है, इसीलिए वो उनकी जो है शिक्षा पर खर्चा नहीं करना चाहता। वह उसकी माँ अब जीने की इच्छा ही छोड़ चुकी है और वो क्या कर रही है, मृत्यु की प्रतीक्षा कर रही है। उसकी बहन और सबसे बड़ी लड़की घर का काम करती है। शिव रमन अपने बेटे को बड़ा होने पर विद्यालय भेजना चाहता है, पर उसकी जो अविवाहिता बहन की उसकी पत्नी के साथ नहीं बनती। शशिकला उसे एक बोझ समझती है, लेकिन शिव रमन है वो धन की कमी के कारण उसके लिए कोई अच्छा लड़का या वर नहीं ढूंढ पा रहा है। यदि उसके परिवार को 2 वक्त की रोटी मिल जाए, उसके लिए अपने परिवार के लिए 2 वक्त की रोटी ही जुटाना कठिन हो रहा है, तो ऐसे समय में वो अपनी बहन की शादी कैसे कर सकता है। और दूसरा, शिवरमन का जो बेटा छोटा है, कभी कभी वो उसके लिए दूध भी खरीद लेता है। तो आप देख रहे हो कि किस तरह से जो लोग हैं अपनी जीवन की ज़िंदगी को व्यतीत कर रहे हैं। कि अब आपने ये शिव रमन की जैसे कहानी पढ़ी, उससे पहले आपने लखा की कहानी पढ़ी और उससे पहले एक और कहानी पढ़ी तो झारखंड के व्यक्ति की। तो किस तरह से यह गरीब परिवार लोग अपने जीवन को व्यतीत कर रहे हैं, उनके लिए 2 वक्त की रोटी जुटाना ही मुश्किल होता है। तो ऐसे में वो जो है अस्पतालों का खर्चा, पढ़ाई का खर्चा, वो सब कैसे उठा सकते हैं। तो अब आप आगे देखें, राज्यों में अलग अलग, हर एक राज्य में जो है अब अलग अलग तरह से आपने समस्याओं को देखा, समझा, पढ़ा। अब हम क्या पढ़ेंगे, अब हम पढ़ेंगे अंतर्जातीय असमानताएं। भारत में निर्धनता का एक पहलू या आयाम है। प्रत्येक राज्य में निर्धन लोगों का अनुपात जो है वो एक समान नहीं है। यद्यपि 1970 के दशक के प्रारंभ में राज्य स्तरीय निर्धनता में सुदीर्घकालिक कमी हुई है। निर्धनता कम करने में सफलता की दर विभिन्न जो है राज्यों में अलग अलग है। वर्ष 2011-12 भारत में निर्धनता अनुपात 22% है। कुछ राज्यों जैसे मध्य प्रदेश, असम, उत्तर प्रदेश, बिहार, उड़ीसा में निर्धनता अनुपात राष्ट्रीय अनुपात से, जैसा कि आप आरेख देखेंगे 3.2 हमें क्या दिखाता है कि बिहार और उड़ीसा में जो है 33.7 और 32.6% जो है निर्धनता औसत के साथ 2 सर्वाधिक निर्धन राज्य बने हैं। तो जो हमारे 2 निर्धन राज्य हैं वो उड़ीसा, मध्य प्रदेश, बिहार और उत्तर प्रदेश में जो हैं ग्रामीण निर्धनता के साथ साथ नगरीय निर्धनता भी अधिक है। अब देखो, गांवों में तो निर्धनता है ही है, उसके साथ साथ किसमें है, जो हमारे शहर हैं उनमें भी निर्धनता अधिक है। अब जब हम इन सब की तुलना करेंगे तो इनकी तुलना में केरल, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, गुजरात और पश्चिम बंगाल में निर्धनता में बहुत ही तेज़ी से गिरावट आई। इसके साथ साथ जो पंजाब और हरियाणा जैसे हमारे उच्च राज्य जहाँ पर फसलें अच्छी होती हैं, वहाँ पर जो है निर्धनता कम करने में हम पूर्ण रूप से जो है सफल रहे, क्योंकि यहाँ की मिट्टी अच्छी थी, खेती अच्छी हो रही थी, किसानों को भरपूर पैसा मिल रहा था, तो जिससे उनकी तरक्की हो रही थी।
पश्चिम बंगाल में जो है भूमि सुधार उपायों से जो है वो निर्धनता कम करने में सहायता मिली। आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में भी अनाज का सार्वजनिक वितरण इसमें सुधार का कारण हो सकता है। तो यह सब बातें आपने देखी समझी कि किस तरह से जो है हमने निर्धनता को कम करने के लिए कौन कौन से उपाय किए। जिन जिन राज्यों में निर्धनता थी वहाँ पर बहुत से सुधार किए गए और निर्धनता रेखा से ऊपर लोगों को उठाया गया। अब आप आगे देखें, वैश्विक निर्धनता परिदृश्य। विभिन्न देशों में अत्यंत आर्थिक निर्धनता विश्व बैंक की परिभाषा के अनुसार प्रतिदिन $1.9 से कम पर जीवन निर्वाह करना में रहने वाले लोगों का अनुपात 1990 के 36% से गिरकर 2015 में कितना हो गया था, 10%। यद्यपि वैश्विक निर्धनता में उल्लेखनीय गिरावट आई, लेकिन इसमें वृहत क्षेत्रीय भिन्नताएं जो हैं वो पाई जाती हैं। तीव्र आर्थिक प्रगति और मानव संसाधन विकास में वृहत निवेश के कारण चीन और दक्षिण पूर्व एशिया के देशों में निर्धनता में विशेष कमी आई है। चीन में निर्धनों की संख्या 1981 के 88.3% से घटकर 2008 में 14.7% और वर्ष 2015 में 0.7% रह गई। दक्षिण एशिया के देश कौन से हैं? भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, नेपाल, बांग्लादेश, भूटान में निर्धन की संख्या में जो गिरावट आई वो इतनी तीव्र रही और 2005 में 34% से गिरकर 2013 में 16.2% हो गई। निर्धनों के प्रतिशत में गिरावट के साथ ही जो है निर्धनों की संख्या में भी कमी आई, जो 2005 में 510.4 मिलियन से घटकर 2013 में 274.5 मिलियन रह गई। विभिन्न निर्धनता रेखा परिभाषा के कारण भारत में निर्धनता जो है वो राष्ट्रीय अनुमान से अधिक है। तो अब आप देख रहे हैं हमारे यहाँ पर कितनी जो है निर्धनता रेखा पार की है लोगों ने और किस तरह से देश का विकास हुआ, यह सब आपने इसमें पढ़ा। अब आप ये ग्राफ भी देख सकते हैं। भारत के चुनिंदा राज्यों में निर्धनता अनुपात 2011 जनगणना के अनुसार। तो इस ग्राफ में आप क्या देखेंगे, आर्थिक सर्वेक्षण हुआ 2017 से 2018 में। यह आप देख सकते हैं कि किस तरह से पहले कितनी ज़्यादा थी, ये 33.7 से घटकर 32.6 हुई, फिर 31.9, फिर 31.7, फिर 29.4 से घटकर एकदम के सी नीचे आई 20.9 और उसके बाद धीरे धीरे घटते हुए यह कहाँ पर पहुंच गई 7.1 केरल में। ये अलग अलग शहरों में है। फिर उसके बाद आप देख रहे हो पूरे भारत को देखें तो यह हो गई 21.9। तो समझ में आया आपको यह हमारा आर्थिक सर्वेक्षण जो 2017 से 2018 के बीच में था। तो फिर यहाँ पर आपको चर्चा के विषय दिए गए हैं, इन पर आप चर्चा करेंगे। जैसे अब हम इनमें देखेंगे कि 3 राज्यों की पहचान करें जहां अनुपात सबसे अधिक है। अब ऐसे कौन कौन से राज्य हैं आप इसमें देख सकते हैं जो हैं आपके यहाँ पर सबसे अधिक, बिहार, उड़ीसा और असम। ये आप इस ग्राफ से देख सकते हैं। फिर आप देखो 3 राज्यों की पहचान करें जहां निर्धनता अनुपात सबसे कम है। तो आप देखोगे वो सबसे कम है पंजाब, हिमाचल प्रदेश और केरल। तो ये आपने ग्राफ से देख लिया। अब हम देखेंगे सब सहारा अफ्रीका में निर्धनता वास्तव में जो है 2005 के 51% से
घटकर जो है 2015 में 41% हो गई। अब ये आप उसमें देख सकते हैं। वैसे ही लैटिन अमेरिका में भी जो है निर्धनता का अनुपात वहीं का वहीं रहा। यहाँ पर जो है निर्धनता रेखा 2005 में 10% से गिरकर कहाँ पर आ गई थी, 2015 में 4% पर। ये आप आरेख 3.3 में देखेंगे। रूस जैसे पूर्व समाजवादी देशों में भी निर्धनता पुनः व्याप्त हो गई, जहां पहले आधिकारिक रूप से कोई निर्धन था ही नहीं। जब जैसे हम अब तालिका देखें 3.2, ये आप देख सकते हैं। इसमें अंतर्राष्ट्रीय निर्धनता जो है अर्थात जो डॉलर है वो $1.9 प्रतिदिन से नीचे की जनसंख्या की परिभाषा के अनुसार विभिन्न देशों में निर्धनता के नीचे रहने वाले लोगों का अनुपात दर्शाती है। संयुक्त राष्ट्र के नए सतत विकास के लक्ष्य को 2030 तक सभी प्रकार की गरीबी रेखा को समाप्त करने पर विचार किया गया। जैसे आप तालिका देख रहे हैं 3.9, इसमें क्या है, निर्धनता हेड काउंट अनुपात कुछ चुनिंदा देश के बीच में तुलना। एक तरफ देश के नाम है और एक दिन प्रतिदिन $1.9 से कम पाने वाली लोगों की संख्या। नाइजीरिया में आप देखेंगे 2009 में 53.5, बांग्लादेश में 2016 में 14.8, भारत में 2011 में 21.2, पाकिस्तान में 4 2015 में, चीन में 0.7 2015 में, ब्राज़ील में 4.8 2017, इंडोनेशिया 5.7 2017, श्रीलंका 0.8 2016। यह विश्व बैंक के आंकड़े हैं सभी देशों के, जिसमें भारत भी सम्मिलित है। अब यहाँ पर एक आरेख है। प्रतिदिन $1.9 पर जीवन यापन करने वाले लोग जो 2005 से 2015 के बीच में दिखाए गए हैं। इसमें अगर आप देखेंगे 2005, 2010, 2013, 2015 ये हैं दक्षिण एशिया, लैटिन अमेरिका एवं कैरिबियन, सब सहारा, पूर्व एशिया एवं प्रशांत और चीन, ये सब आते हैं। यह आपके विश्व बैंक के आंकड़े हैं। अब एक आरेख यहाँ पर है 3.4, क्षेत्रानुसार निर्धनों की संख्या। ये क्या है आपकी $1.90 प्रतिदिन मिलियन में। तो आप एक तरफ देख रहे हो क्या है, ये 0 से शुरू हुई है और 1800 तक, और इसके बाद आप वर्ष देखेंगे तो 2005 से लेके 2015, 2005 में, फिर 2010, 2013 और 2015। इसमें आप देखो पीले रंग को चीन के लिए दर्शाया गया है, पूर्व एशिया एवं प्रशांत को पिंक कलर से, ग्रीन कलर से देखो लैटिन अमेरिका और कैरिबियन, कितना थोड़ा हल्का सा आपको दिखाई दे रहा है। फिर पर्पल रंग से दक्षिण एशिया और ब्लू कलर से सब सहारा अफ्रीका को दर्शाया गया है। यह भी विश्व बैंक का आंकड़ा है। तो अब आपने इन आरेखों से समझा कि कितने हमारे देश में जो हैं परिवर्तन हुए हैं इन सब चीज़ों को लेकर, निर्धनता को दूर करने के लिए, और पूर्ण रूप से सभी देशों में 2030 तक गरीबी रेखा या निर्धनता रेखा को समाप्त कर दिया जाएगा, यह सरकार का मानना है। अब हम आगे देखेंगे निर्धनता के कारण। भारत में व्यापक निर्धनता के अनेक कारण हैं। एक ऐतिहासिक कारण क्या है, हमारे यहाँ पर ब्रिटिश औपनिवेशिक प्रशासन के दौरान जो है हमारे आर्थिक विकास का बहुत ही निम्न स्तर है। औपनिवेशिक सरकार की नीतियों ने हमारे यहाँ पर जो पारंपरिक हस्तशिल्पकारी थे उनको नष्ट कर दिया। वस्त्र जैसे उद्योगों के विकास को भी मुश्किल में डाल दिया। विकास की जो धीमी दर थी वो 1980 के दशक तक जारी रही। इसके फलस्वरूप क्या हुआ, हमारे यहाँ पर रोज़गार के अवसरों में कमी आई, हमारी जो आय वृद्धि की दर थी वो गिर गई,
और हमारे यहाँ पर जनसंख्या जो है वृद्धि वो बड़ी अधिक तेजी से हुई। इन चीज़ों ने क्या किया, प्रति व्यक्ति आय की समृद्धि दर को कम कर दिया। आर्थिक प्रगति को बढ़ावा और जनसंख्या नियंत्रण दोनों मोर्चों पर असफलता के कारण निर्धनता का चक्र बना रहा। अब देखो, आपके यहाँ पर काम करने के लिए, जैसे पहले हमारे यहाँ पर लोग हाथ से काम करते थे और वो चीज़ें बाहर के देशों में बहुत पसंद की जाती थी। जो ब्रिटिश लोग थे उन्होंने इन सब चीज़ों को रोक दिया, बाहर सामान भेजना बंद कर दिया, लेना बंद कर दिया, जिसकी वजह से क्या हुआ, सामान डंप होने लग गया। खराब होने, लोगों ने काम करना बंद कर दिया, उनको और कोई काम मिला नहीं करने के लिए। इसके साथ साथ हमारे यहाँ पर जो जनसंख्या वृद्धि है, अब जैसे एक परिवार में कमाने वाला एक व्यक्ति है और उसके ऊपर निर्भर अगर 8 व्यक्ति होंगे तो क्या सबको भरपूर सामान मिल पाएगा? बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। तो सरकार के लिए 2 चुनौतियां थी। एक तो जो बड़ी तेजी से जो जनसंख्या वृद्धि हो रही थी उसको रोकना था, और दूसरा लोगों को काम देना था। तो यह आप समझे। फिर इसके बाद सिंचाई और हरित क्रांति के प्रसार से कृषि क्षेत्र में रोजगार के अनेक अवसर सृजित हुए, लेकिन इनका प्रभाव भारत के कुछ भागों तक ही सीमित रहा। सार्वजनिक और निजी दोनों क्षेत्रों ने कुछ रोजगार उपलब्ध कराए, लेकिन ये रोजगार तलाश करने वाले सभी लोगों के लिए पूरे नहीं थे। तो इसके लिए क्या हुआ फिर आगे, शहरों में उपयुक्त नौकरी पाने में असफल अनेक लोग क्या करने लग गए, देखो, रिक्शा चलाने लग गए, फ्रूट बेचने, सब्जी बेचने लग गए, और इसके साथ साथ जैसे जो बिल्डिंग बन रही होती थी वहाँ पर श्रमिक बन गए, घरेलू नौकर बन गए। ऐसे लोगों ने जो है काम करना शुरू कर दिया। इसके बाद अनियमित और कम आय के कारण लोग जो हैं महंगे मकानों में नहीं रह सकते थे, वो कहाँ पर आ गए, शहर के बाहर झुग्गी झोपड़ी बनाकर रहने लग गए। जो निर्धनता की एक समस्या थी उसमें बहुत से जो हैं बातें शामिल हो गई, जो हमारे नगरों में, शहरों के क्षेत्र में भी एक विशेषता यह बन गई, किस तरह से लोग जो है कितने मजबूर हो गए छोटे छोटे काम करने के लिए, पैसे कमाने के लिए। तो यह सब बातें देखकर हमें दुख भी हो रहा था कि हमारे देश के लोग जिनमें हुनर है पर उनके पास काम नहीं है, तो उनको काम दिलाने के लिए सरकार ने फिर कदम उठाए। अब आप आगे देखो, निर्धनता, जो उच्च निर्धनता की दर की एक और विशेषता आय असमानता रही। इसका एक मुख्य कारण भूमि और अन्य संसाधनों का असमान वितरण है। अनेक नीतियों के बावजूद हम किसी सार्थक ढंग से इस मुद्दे पर नहीं निपट सके, क्योंकि गांव के क्षेत्रों में परिसंपत्तियों के पुनर्वितरण पर लक्षित भूमि सुधार जैसे प्रमुख नीति पहल को ज़्यादातर राज्य सरकारों ने प्रभावी ढंग से क्रियान्वित नहीं किया। भारत में भूमि संसाधनों की कमी के कारण ही क्या हुआ, निर्धनता आई। इस नीति का जो है उच्च क्रियान्वयन करोड़ों ग्रामीण निर्धनों का जीवन सुधार सकता था। अनेक अन्य सामाजिक, जो सांस्कृतिक और आर्थिक कारक भी हैं वो निर्धनता के लिए उत्तरदायी हैं। तो अति निर्धनों सहित भारत के लोगों में सामाजिक दायित्व और धार्मिक अनुष्ठानों के आयोजन में जो है वो बहुत पैसा अर्जित करते हैं, जिससे क्या है, छोटे किसानों को बीज, उर्वरक, कीटनाशकों जैसे कृषि आगतों की खरीदारी के लिए धनराशि की ज़रूरत होती है। चूँकि निर्धन जो हैं वो कठिनाई से ही कोई बचत कर पाते हैं, वे इनके लिए कर्ज लेते हैं। निर्धनता के चलते जो है वो पुनः भुगतान करने में असमर्थ के कारण वे ऋणग्रस्त हो जाते हैं। अतः अत्यधिक ऋणग्रस्तता निर्धनता का कारण और परिणाम दोनों हैं।
अब देखो, एक जगह जिनके पास पैसे अधिक हैं वो क्या कर रहे हैं, धार्मिक अनुष्ठानों पे पैसा खर्च कर रहे हैं, शादियों में ज़्यादा पैसा खर्च कर रहे हैं। उसके अलावा जैसे अब हमारे यहाँ पर जो किसान लोग हैं, अगर उनकी फसल अच्छी नहीं हुई तो वो कितने परेशान हो जाते हैं, उनके पास दोबारा फसल बोने के लिए बीज नहीं होते हैं। तो ये सब चीज़ों को ध्यान में रखना चाहिए और संतुलन को बनाए रखना चाहिए, कुछ नियम लागू करने चाहिए जिसके अंतर्गत जो है लोगों को समझाया जाना चाहिए कि ज़्यादा पैसे इधर उधर खर्च ना करें और संभाल कर रखें और ज़रूरतमंद को दें। जैसे अगर सपोज़ बारिश नहीं आती है, बाढ़ आ जाती है तो किसान कितना परेशान हो जाता है, उसकी खेती कितनी ख़राब हो जाती है। तो ऐसे लोगों की उस समय पर सहायता करनी चाहिए। अब हम आगे देखेंगे निर्धनता निरोधी उपाय। तो जब निर्धनता उन्मूलन जो है भारत की विकास रणनीति का एक प्रमुख उद्देश्य रहा, तो सरकार ने वर्तमान निर्धनता जो है निरोधी रणनीति पर 2 कारक बताए। पहला क्या था, आर्थिक समृद्धि को प्रोत्साहन करना, और दूसरा लक्षित निर्धनता निरोधी कार्यक्रमों पर निर्भरता। तो 19 के दशक के आरंभ तक समाप्त होते हुए 30 वर्ष की अवधि के दौरान प्रति व्यक्ति आय में तो कोई वृद्धि नहीं हुई और निर्धनता में भी अधिक कमी नहीं आई। जब प्रति व्यक्ति आय नहीं बढ़ेगी तो निर्धनता में कमी कैसे होगी, ये तो आप भी समझ सकते हो। 1950 के दशक के आरंभ में आधिकारिक निर्धनता अनुमान 45% का था और 1980 के दशक के आरंभ में वही बना रहा। 1980 के दशक से भारत की आर्थिक समृद्धि दर विश्व में सबसे अधिक रही। समृद्धि दर 1970 के दशक के करीब 3.5% की औसत से बढ़कर 1980 और 1990 के दशक में 6% के करीब पहुंच गई। विकास की उच्च दर से निर्धनता को कम करने में जो है एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसीलिए यह स्पष्ट होता जा रहा है कि आर्थिक समृद्धि और निर्धनता उन्मूलन के बीच जो है वो क्या है, एक बहुत घनिष्ठ संबंध है। जैसे आर्थिक समृद्धि अवसरों को व्यापक बना देती है, उसी तरह ही मानव विकास में निवेश के लिए जो है आवश्यक संसाधन उपलब्ध कराती है। और यह शिक्षा में निवेश से अधिक आर्थिक प्रतिफल पाने की आशा में लोगों को अपने बच्चों को लड़कियों सहित स्कूल भेजने के लिए भी प्रोत्साहित करती है। और यह संभव है कि आर्थिक विकास से सज्जित अवसरों से निर्धन लोग जो हैं वो प्रत्यक्ष लाभ नहीं उठा सकते। इसके अतिरिक्त कृषि क्षेत्र में जो है वो क्या है, समृद्धि अपेक्षा से बहुत ही ज़्यादा कम रही है। निर्धनता पर इसका प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ा क्योंकि निर्धन लोग जो हैं उनका एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो कहाँ पर रहता है, गाँव में रहता है। और वो लोग किस पर निर्भर हैं, आश्रित हैं, कृषि पर ही आश्रित हैं। तो इन परिस्थितियों में जो है लक्षित निर्धनता निरोधी कार्यक्रमों की हमें क्या है, स्पष्ट आवश्यकता है। और हमें ऐसी योजनाएं लानी चाहिए जिनको प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से निर्धनता कम करने के लिए बनाया गया। उनमें से कुछ उल्लेख यहाँ हम कर भी रहे हैं। जैसे महात्मा गांधी ने राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार अधिनियम 2005 मनरेगा का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में जो है आजीविका सुरक्षित करने के लिए हर घर के लिए मजदूरी रोजगार कम से कम 100 दिनों के लिए उपलब्ध कराना था। इसका उद्देश्य सतत विकास में मदद करना ताकि सूखा, वन कटाई एवं मिट्टी के कटाव जैसी समस्याओं से बचा जा सके। इस प्रावधान के तहत 1/3 रोजगार जो है वो क्या किया गया, महिलाओं के लिए सुरक्षित किया गया कि यह जो कार्य है वो सिर्फ महिलाएं ही करेंगी। तो इन सब स्कीमों के अंतर्गत क्या हुआ, यह जितनी भी योजनाएं सरकार द्वारा लागू हुई, इन रोजगारों से 4.78 करोड़ परिवार को 220 करोड़ प्रति व्यक्ति रोजगार जो है वो मिले।
और इस योजना के अंतर्गत फिर क्या हुआ, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति और महिलाओं का भी जो है हिस्सा 23%, 17% और 53% ऐसे सरकार ने निश्चित कर दिया कि अनुसूचित जाति के 23% लोग हैं, अनुसूचित जनजाति के 17 और महिलाएं 53% जो हैं इस रोजगार का फायदा उठाएंगे। औसतन रोजगार जो है वो वर्ष 2006 से 2007 में 65 रुपये से बढ़कर कितना हो गया, 132 रुपये, और फिर वर्ष 2013 से 2014 में कर दिया गया। हाल में मार्च 2018 में विभिन्न राज्यों में अकुशल मैनुअल श्रमिकों के लिए मजदूरी दर संशोधित कर दी गई और इन राज्यों एवं संघ शासित प्रदेशों में जो है मजदूरी दर की सीमा भी निश्चित की गई। वो क्या थी, 2081 प्रतिदिन हरियाणा के श्रमिकों के लिए और 168 प्रतिदिन बिहार और झारखंड के श्रमिकों के लिए तय की गई। देखो, जब सरकार ने ऐसे तय किया तो लोगों को फायदा होने लगा, नहीं तो लोगों को क्या था, काम मेहनत पूरा दिन करवाते थे और बदले में 50 रुपए दे दिए, 20-30 रुपए दे दिया और कुछ खाने का सामान दे दिया, तो ऐसे लोगों की गरीबी थोड़ी दूर हो सकती थी। जब सरकार ने निश्चित किया कि इतने पैसे व्यक्ति को मिलेंगे रोज के काम करने के, तो इससे लोगों में उत्साह भी हुआ, काम करने की लगन भी लगी और उन्होंने मेहनत भी की। इसी तरह जो है केंद्र सरकार राष्ट्रीय रोजगार गारंटी कोष भी स्थापित करेगी। इसी तरह राज्य सरकारें भी योजना के कार्यान्वयन के लिए राज्य रोजगार गारंटी कोष की स्थापना करेंगी। कार्यक्रम के अंतर्गत अगर आवेदक को 15 दिन के अंदर रोजगार उपलब्ध नहीं कराया गया तो वह दैनिक बेरोजगार भत्ते का हकदार होगा। एक और महत्वपूर्ण योजना राष्ट्रीय काम के बदले अनाज कार्यक्रम है, जिसे 2004 में देश के पिछड़े 150 जिलों में लागू किया गया। यह कार्यक्रम जो था उन सभी ग्रामीण निर्धनों के लिए जिन्हें मजदूरी पर रोजगार की आवश्यकता थी, उनके लिए सरकार ने क्या किया कि तुम काम करोगे तो तुम्हें अनाज मिलेगा। तो यह जो है कुछ राज्यों में है, हमारे यहाँ 150 जिलों में ही सिर्फ यह जो है रोजगार लागू किया गया, यह लागू की गई बातें हैं। एक बार NRIEJA लागू हो जाए तो काम के बदले अनाज NFWP का राष्ट्रीय कार्यक्रम भी इसी कार्यक्रम के अंतर्गत आ जाएगा। फिर जब राज्यों ने ऐसे योजनाएं बनानी शुरू कर दी तो लोगों को इससे फायदा होने लगा और गरीबी रेखा से ऊपर उठने लगे। तो प्रधानमंत्री रोजगार योजना एक अन्य योजना है जिसे 1993 में आरंभ किया गया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में और छोटे शहरों में शिक्षित बेरोजगार युवाओं के लिए स्वरोजगार के अवसर जो है वो सृजित करना है। उन्हें लघु व्यवसाय और उद्योग स्थापित करने में उनकी सहायता दी जाती है। ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम का आरंभ जो है वो 1995 में किया गया। इसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों और छोटे शहरों में स्वरोजगार के अवसर जो है वो सृजित करना है। 10वीं पंचवर्षीय योजना में इस कार्यक्रम के अंतर्गत जो हैं 25 लाख नए रोजगार के अवसर सृजित करने का लक्ष्य रखा गया। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना का आरंभ 1999 में किया गया और इस कार्यक्रम का उद्देश्य क्या था, सहायता प्राप्त निर्धन परिवारों को स्व सहायता समूहों में संगठित कर बैंक ऋण और सरकारी सहायकी के संयोजन द्वारा निर्धनता रेखा से ऊपर लाना। तो प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना 2000 में आरंभ की गई। इसके अंतर्गत प्राथमिक स्वास्थ्य, प्राथमिक शिक्षा, ग्रामीण आश्रय, ग्रामीण पेयजल और ग्रामीण विद्युतीकरण जो हैं वो जैसे मूल सुविधाओं के लिए
राज्यों को अतिरिक्त केंद्रीय सहायता इसमें प्रदान की जाती है। एक और महत्वपूर्ण योजना जो है अंत्योदय अन्न योजना है, जिसके बारे में हम आपको अगले पाठ में विस्तार से पढ़ाएंगे। तो इन कार्यक्रमों के मिले जुले जो परिणाम हुए उनके कम प्रभावी होने का एक मुख्य कारण था उचित कार्यान्वयन और सही लक्ष्य निश्चित करने में कमी। इसके अतिरिक्त कुछ और योजनाएं जो हैं वो परस्पर व्यापी भी हैं। अच्छी नीयत के बावजूद इन योजनाओं के लाभ उनके प्राप्त निर्धनों को पूरी तरह से नहीं मिल पाए। इसीलिए हाल के वर्षों में निर्धनता उन्मूलन कार्यक्रमों के उचित पर्यवेक्षण पर जो है वो अधिक बल दिया गया। देखो, जब सरकार योजनाएं लागू कर रही थी तो उससे वो साथ में यह भी निश्चित कर रही थी कि कितने समय बाद जो है इन योजनाओं का लोगों पर असर हो रहा है, उनको क्या लाभ हो रहा है। तो वो सब चीज़ें जो हैं सरकार समय समय पर देख रही थी कि इन जो है चीज़ें, ये जो हमारी योजनाएं हैं वो लोगों के लिए लाभ हैं, हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। तो इन सब पर भी नज़र जो है वो सरकार रखे हुए थी। तो इसके लिए जो है फिर भावी चुनौतियां भी आई। भारत में निर्धनता में निश्चित रूप से गिरावट आई, लेकिन प्रगति के बावजूद निर्धनता उन्मूलन भारत की एक सबसे बाध्यकारी चुनौती है। ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों और विभिन्न राज्यों में निर्धनता में व्यापक असमानता है। कुछ सामाजिक और आर्थिक समूह निर्धनता के प्रति अधिक असुरक्षित हैं। आशा की जा रही है कि निर्धनता उन्मूलन में अगले 10 से 15 वर्षों में और ज़्यादा प्रगति होगी, जिससे उच्च आर्थिक समृद्धि, निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा पर जो है जोर दिया जाएगा। जनसंख्या विकास में गिरावट, महिलाओं और समाज के आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्गों को जो है वो शक्तिशाली बनाना हमारा काम होगा। और लोगों के लिए जो है निर्धनता की आधिकारिक परिभाषा उनके केवल एक सीमित भाग पर ही लागू होती है। यह न्यूनतम जीवन निर्वाह के उचित स्तर की अपेक्षा जीवन निर्वाह के न्यूनतम स्तर के विषय में है। अनेक बुद्धिजीवियों ने इसका समर्थन किया कि निर्धनता की अवधारणा का विस्तार जो है वो मानव निर्धनता तक कर देना चाहिए। हो सकता है कि बड़ी संख्या में लोग अपना भोजन जुटाने में समर्थ हों, लेकिन क्या उनके पास शिक्षा है या घर है या स्वास्थ्य सेवा की सुविधा है या रोजगार की सुरक्षा है या आत्मविश्वास है? क्या वे जाति और लिंग के आधारित भेदभाव से मुक्त हैं? क्या बाल श्रम की प्रथा अब भी प्रचलित है? विश्वव्यापी अनुभव बताते हैं कि विकास के साथ निर्धनता की परिभाषा भी बदलती रहती है। निर्धनता उन्मूलन हमेशा एक गतिशील लक्ष्य है। आशा है कि हम अगले दशक के अंत तक सभी लोगों को केवल आय के संदर्भ में न्यूनतम आवश्यक आय उपलब्ध करा सकेंगे। सभी को स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा और रोजगार सुरक्षा उपलब्ध कराना, लैंगिक समता और निर्धनों का सम्मान जैसी बड़ी चुनौतियां हमारे लक्ष्य होंगे या और भी बड़े काम होंगे। देखो, अब बुद्धिजीवियों ने कितना जो है इस विषय पर बात की कि हमारे को सिर्फ लोगों को जो है निःशुल्क शिक्षा भी देनी चाहिए, जिससे वह अपने बच्चों को जो है पढ़ने के लिए स्कूल भेजें। अब आप देखेंगे आज के समय